कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। टोंक से बड़ी खबर, जहां पर सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया है। ठेले पर रखे एक सिलेंडर में आग लगी है। आसपास खड़ी 3-4 बाइक में भी आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। लोगों ने भाग करके अपनी जान बचाई है। कोतवाली थाना इलाके के डिपो चौराहे की घटना है, जहां दमकल और पुलिस भी मौके पर पहुंचे। इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ठेले पर रखे सिलेंडर में आग लगी और इससे आसपास खड़े हुए वाहन इसकी चपेट में आ गए। उन्होंने भी आग पकड़ ली। मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस आग की घटना को लेकर के सबसे पहली तस्वीर न्यूज़ 18 राजस्थान पर। टोंक से इस वक्त की बड़ी जानकारी, सिलेंडर में आग लगी और इसके बाद आसपास खड़े 3-4 वाहन आग की चपेट में आ गए, धू-धू करके जलने लगे। हालांकि जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। इस आग पर काबू पा लिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर, जहां कुलदीप जघिना मौत मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पोस्टमार्टम के लिए न्याय और जांच की टीम मोर्चरी पहुंची है और फिलहाल ये जांच टीम पुलिस के अधिकारियों से बात कर रही है। बड़ी खबर, कुलदीप जघिना हत्याकांड मामले को लेकर के इसकी सबसे बड़ी खबर अपडेट। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर भरतपुर की तस्वीरें, जहां पर कुलदीप जघिना का पोस्टमार्टम होगा और उसके लिए टीम यहां पर पहुंच चुकी है। ये बड़ी जानकारी है। तस्वीरें सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले सबसे तेज देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरीके से यहां पर अब पोस्टमार्टम को लेकर के लगातार कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम के लिए टीम यहां पर पहुंच चुकी है। ये बड़ी अपडेट है भरतपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कुलदीप जघिना की कल हत्या कर दी गई थी, जब उसे जयपुर से पेशी के लिए पुलिस भरतपुर ला रही थी। इसी दौरान बीच रास्ते में कुलदीप जघिना की कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमला कर गोलियां बरसा करके हत्या कर दी थी। 4 बदमाशों को पुलिस ने 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर लगातार जहां एक तरफ एक पक्ष का विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि टीम पुलिस के अधिकारियों से बात कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए टीम पहुंच चुकी है। पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है और कुलदीप जघिना के परिवार वाले कुछ लोगों के साथ यहां पर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता के आरोपियों पर यह हमला किया गया था। अरे भाई जेल में डले हुए हैं, 1 साल उनको जेल में हो गया। पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई इस बेस पे क्यों नहीं कर रहा है? रविंदर ने किस तरीके से अधिकारियों को हैंडल कर रखा है, इसके पीछे कौन है, ये सब आपके माध्यम से हम पता लगाना चाहते हैं। आला अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि आप पे ऐसा क्या दबाव है, इस भाईचारे से ज्यादा क्या दबाव है? आप इस न्याय अन्याय की लड़ाई को क्यों नहीं समझ रहे हो? आप अन्याय का साथ क्यों दे रहे हो? बस हमारा हाथ जोड़ के प्रशासन से यही निवेदन है। यहाँ शांति से अपना भाईचारा बैठा हुआ है। जब तक पुलिस प्रशासन हमको इन मेन मुलजिमों से किसी की गिरफ्तारी नहीं देगा, हम इस सबको ना लेंगे और ना इसका पोस्टमार्टम होने देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे भरतपुर लिए चलते हैं, जहां पर सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या अपडेट है अब इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए हेमंत, जो मृतक कुलदीप जघिना है उसके सबको अभी जो अस्पताल है RBM, वहाँ पर एक्सरे के लिए ले जाया गया है। वहाँ पर एक्सरा किया जाएगा और उसके बाद में जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो की जाएगी। न्याय की जो टीम है न्यायालय की, वो यहाँ पर पहुँची हुई है। ACGM के साथ अन्य जो न्यायिक कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनकी मौजूदगी में जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो मेडिकल बोर्ड द्वारा यहाँ पर की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। अभी जब मोर्चरी से RBM अस्पताल ले जाया गया, कड़ी सुरक्षा के बीच में जो मृतक कुलदीप का जो शव है उसे एक्सरे के लिए ले जाया गया और कुछ देर बाद वहां से एक्सरा कराने के बाद उसे मोर्चरी लाया जाएगा और जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो की जाएगी। जो जुडिशियल टीम है दीपक, इसमें कौन कौन है, क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? कितने लोगों की ये टीम है?
देखिए, करीबन 6 से 8 लोगों की ये पूरी टीम है, जुडिशियल टीम है। उसमें ACJM है और उनके साथ अन्य न्यायिक कर्मचारी अधिकारी हैं, वो मौजूद हैं। और अभी वो पुलिस के अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं। जो डॉक्टर रूम है मोर्चरी में, उसमें वो बैठे हुए हैं और इस पूरे पोस्टमार्टम की कार्रवाई को लेकर के जो संवाद है जुडिशियल टीम द्वारा, वो पुलिस के अधिकारियों से किया जा रहा है कि किस तरह ये पोस्टमार्टम करना है, किस तरह से आगे की जो कार्रवाई है वो करनी है। और ये इंतजार किया जा रहा था कि जब जुडिशियल टीम पहुंचेगी उसके बाद में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। तो अब जुडिशियल टीम यहां पर पहुंच चुकी है। ACJM जो न्यायिक अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, उनके साथ अन्य उनके अधिकारी मौजूद हैं। और अब वो एक्सरा कराने के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और पोस्टमार्टम कार्रवाई करने के बाद जो सब है वो उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। पुलिस की जो कार्रवाई है पंचनामा की और जो अन्य कार्रवाई होती है सब सुपुर्दगी की, वो सभी जो है यहाँ पर की जा रही है। कुछ लोगों को जो है मौजूदा जो लोग हैं उनको पुलिस ने अंदर बिठाया है, उनसे जो कागजी कार्रवाई है वो की जा रही है। और अन्य जो लोग हैं, परिजन हैं, गांव के जो लोग हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं। और लेकिन कुलदीप, अगर आप तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा सके यहाँ अस्पताल के बाहर की, आसपास किस तरीके से गहमा गहमी लगातार बनी हुई है, वो दिखाते हुए जरा बताइए कि एक तरफ कुलदीप जगीना हत्याकांड को लेकर के उसके परिजन कुछ लोगों के साथ लगातार बाहर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है अब इस पूरे मामले में, और अब आगे की प्रक्रिया जो जुडिशियल टीम की मौजूदगी में पोस्टमार्टम होना है वो कैसे होगी? देखिए, जो धरने पर बैठे हुए थे उनको पुलिस द्वारा समझाइश करके शांत करा दिया गया है। उनका कहना है कि जो कार्रवाई है वो की जा रही है, जल्द जो बचे आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और अब तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए, मोर्चरी के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर जो मृतक कुलदीप जगीना है उसके परिवार के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, अन्य जो मिलने जुलने वाले उनके लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये सभी वही लोग हैं जो सुबह से इंतजार कर रहे थे कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी और उसके बाद जो है सबको लेकर के अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। और जुडिशियल टीम की बात की जाए तो जब भी अहमद इस तरह का जो मामला आता है कि कोई भी न्यायिक अभिरक्षा में होता है और फिर उसके बाद इस तरह की कोई वारदात होती है, तो जुडिशियल टीम की मौजूदगी में ही जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो की जाती है। और वही जो है आज सुबह से ही लगातार जुडिशियल टीम का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था। ACJM है, उनको यहाँ पर जुडिशियल टीम में नियुक्त किया गया है पोस्टमार्टम की जो पूरी कार्रवाई है उसकी मॉनिटरिंग के लिए। तो वो खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अंदर पुलिस के अधिकारियों से उनका संवाद जो है वो लगातार चल रहा है। उनके साथ अन्य जो न्यायिक अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। और अब लगातार जो लोग इंतजार कर रहे थे वो बस थोड़ा इंतजार और है, उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। और फिर बिल्कुल दीपक, लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। गैंगस्टर कुलदीप जगीना हत्याकांड को लेकर के अब पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है, इसके लिए जुडिशियल टीम बाकायदा वहां पर पहुंच चुकी है। और इसी बीच दौसा से खबर, जहां पर महवा में बुधवार को हुई मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। बुधवार को जहां इस मामले में पुलिस फायरिंग की बात कह रही थी और मृतक संजय गुर्जर को 3 गोली लगने की बात सामने आ रही थी, वहीं बीती रात करवाए गए एक्सरे के बाद पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक संजय गुर्जर के शरीर में गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है और ऐसे में अब पुलिस नए सिरे से इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस इसे सड़क दुर्घटना मान करके अब जांच कर रही है। हालांकि फायरिंग की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता अभी भी, क्योंकि पुलिस को घटनास्थल पर कारतूस मिले थे और ऐसे में ये कारतूस किसी की जेब में थे या फिर हवाई फायर किए गए थे, ये अभी जांच का विषय है, जांच में सामने आएगा। लेकिन बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफ जहां पुलिस की जांच चल रही है उसमें नए तथ्य सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। तो अब दौसा हत्याकांड में संजय गुर्जर की मौत मामले को लेकर के नया मोड़ आ गया है। एक्सरे में उसके शरीर में गोलियां नहीं पाई गई हैं। आपको बता दें कि चलिए अगली खबर का रुख करेंगे और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का दिल्ली का दौरा है। वसुंधरा राजे ने यहां पर जेपी नड्डा से खास मुलाकात की है। करीब 1 घंटे तक राजे और नड्डा के बीच में बातचीत हुई है। राजस्थान को लेकर के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है दोनों के बीच में, इस तरह से जानकारी सामने आ रही है।
दिल्ली के दौरे पर आज वसुंधरा राजे हैं। इससे पहले एक दिन पहले ही सीपी जोशी को दिल्ली बुलाया गया था और वहां पर उनकी चर्चा जेपी नड्डा के साथ हुई थी और अब वसुंधरा राजे का ये दिल्ली का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी के सियासी हलकों में भी इसे लेकर काफी चर्चाएं हैं और ये माना जा रहा है करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक दोनों के बीच में बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी लखवीर है दिल्ली से। लखवीर, क्या अपडेट है वसुंधरा राजे का दिल्ली का दौरा, क्या बातचीत जेपी नड्डा के साथ उनकी हुई है, कोई जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल हेमंत, इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी को आक्रामक मोड में अब आना है। लगातार कई वरिष्ठ नेताओं के राजस्थान में दौरे होंगे। उससे पहले वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से आज करीब 1 घंटे मिली हैं और राजस्थान के तमाम बिंदुओं पर उनकी मंत्रणा जेपी नड्डा से हुई है कि किस प्रारूप में राजस्थान के चुनावी गलियारों में, चुनावी मोड में पार्टी उतरे और किन किन चीजों पर फोकस करने की आवश्यकता है। जेपी नड्डा ने भी खास तौर पर उनका पक्ष जाना, उनके पक्ष को सुना और उसके बाद स्वाभाविक है कि पार्टी एकजुट होकर चुनावी मैदान में अब उतरने वाली है, क्योंकि कल चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का पहला जयपुर दौरा है। चुनाव प्रभारी बनने के बाद वे तमाम वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। उससे पहले वसुंधरा राजे का जेपी नड्डा से मुलाकात करने दिल्ली आना, करीब 1 घंटे का मंथन राजस्थान को लेकर होना, कई मायनों में सियासी गलियारों में चर्चा को लेकिन क्या माना जाए कि देखिए पहले वसुंधरा राजे को कुछ दिन पहले, अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले भी दिल्ली गई थी, तब भी उनकी जो उन्होंने बैठक में हिस्सा लिया था। आज वसुंधरा राजे दिल्ली के अंदर हैं और इससे पहले सीपी जोशी नड्डा से मिल चुके हैं। क्या ये माना जाए कि राजस्थान की भाजपा की राजनीति में वसुंधरा राजे का एक कमबैक है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले स्पष्ट कर चुकी है कि राजस्थान में पैरेलल लीडरशिप के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, किसी चेहरे को घोषित नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये तय ही नहीं होता, ये कहीं अभी तक सवाल बनता नहीं है कि बीजेपी ने किसी को वेलकम करने के लिए या फिर किसी को इशारा कर दिया है। जहां तक बात पूर्व के दिनों में हुई मुलाकातों की है, तो सीपी जोशी 2 दिन पूर्व ही दिल्ली आए थे, उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ लखवीर जुड़ने के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जोधपुर से खबर, जहां ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला लगा करके प्रदर्शन किया है। बिरामी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर ताला जड़ा गया है। वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी का पद खाली होने के चलते ग्रामीण यहां पर नाराज हैं और लंबे समय से स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक का पद खाली पड़ा हुआ है। स्कूल के आगे ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हैं ये स्कूल के बाहर की तस्वीरें, देखिए बच्चे विरोध में खड़े हो गए हैं और ग्रामीण उनके साथ हैं। स्कूल पर ताला लगा करके प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है। बच्चियां बाहर खड़ी हुई हैं, तो जो छात्र छात्राएं हैं वे भी लगातार इस विरोध का हिस्सा बन रहे हैं। मांग यही है कि टीचर लगाए जाएं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक अब जो है वो खत्म हो गई है। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति का प्रदेश का दौरा है, जहां पर राष्ट्रपति खुद विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगी और इससे पहले विधायक दल की बैठक, जिसमें क्या मुद्दे उठाए जाएंगे सरकार के खिलाफ, उनको लेकर रणनीति एक बनाई गई। बैठक खत्म हो गई है। सरकार को सदन में घेरने की विस्तृत रणनीति यहां पर विधायक दल के सदस्यों की ओर से बनाई गई है। भाजपा में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरा जाएगा और हर रोज एक मुद्दे को उठाएंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, और सरकार की घोषणाओं का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है। बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से, बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक इस वक्त चल रही थी, वो अब खत्म हो गई है। विस्तार से मंथन हुआ है, चर्चा हुई है, क्योंकि कल से जो 8वां सत्र है उसकी बैठकों का दौर शुरू होगा विधानसभा का। तो उससे पहले भाजपा विधायक दल की बैठक में एक विस्तृत रणनीति बनाई गई है। हालांकि ज्यादा सवाल नहीं पूछे जा सकेंगे, क्योंकि ये पूर्ववर्ती जो सत्र था की गई कि राजस्थान विधानसभा का जो सत्र जनवरी में आहूत हुआ था, वही सत्र चल रहा है और विधायक तारांकित और अतारांकित सवाल कोटा पूरा होने के कारण से नए सवाल देने से महरूम रहे। ये संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। आज विधायक दल ने तय किया है, हम प्रतिदिन एक मुद्दे को जो जनमानस के साथ जुड़ा हुआ है और सरकार पर चिपका हुआ भी है, उस मुद्दे को उठाएंगे, सरकार से जवाब तलब करेंगे
और सरकार जवाब नहीं देगी तो विधानसभा के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर, जहां पर न्यू मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ है। मरीज की ऑक्सीजन मास्क में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। मरीज की इससे जलकर मौत हो गई। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, मरीज वैभव शर्मा का आईसीयू में इलाज चल रहा था। कोटा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में इलाज में ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर कोटा से न्यू मेडिकल कॉलेज में यह बड़ा हादसा हुआ है और यहां पर एक जो मरीज भर्ती था उसके मास्क में, ऑक्सीजन मास्क उसे लगा हुआ था और ऑक्सीजन मास्क में आग लग गई, जिससे मरीज जल करके उसकी झुलसने से मौत हुई है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और सवाल इस बात को लेकर के उठ रहे हैं कि क्या न्यू मेडिकल कॉलेज में कोई वहां पर अटेंडेंट नहीं था, क्या डॉक्टर नहीं थे, और जो इस तरह से पूरा हादसा हो गया, मरीज की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या है ये पूरा मामला और अभी क्या अपडेट है आपके पास? हेमंत, देखिए, हैरान कर देने वाला मामला है। लापरवाही की तमाम जो हदें हैं उनको पार कर देने वाला मामला है। एक मरीज है वैभव शर्मा, जिसका नाम है, आपको बता दें कि 4 दिन पहले इनकी सर्जरी हुई थी और कोटा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में फिलहाल भर्ती थे। जैसा कि फिलहाल अपडेट मिला है ये कि इनके ऑक्सीजन मास्क में आग लग गई और आग लगने के बाद में इनका चेहरा झुलस गया। चेहरा झुलसने के बाद में जो बर्न की वजह से इनकी जो मौत है वो हो गई। लेकिन फिलहाल अस्पताल प्रशासन का इस पर बयान आया है। अस्पताल के जो अधीक्षक है आरपी मीणा, डॉक्टर आरपी मीणा की तरफ से बताया गया है कि ये शॉक में चले गए थे, जिसके बाद में इन्हें जो कह सकते हैं कि डीसी करंट जो है वो दिया गया था। डीसी करंट में उसमें स्पार्किंग हुई और जिसकी वजह से जो मास्क है उसने आग पकड़ ली और जो बर्न है वो हो गया और बर्न के बाद में उनकी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है हिमांशु? ये सुनने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा है कि वहां क्या कोई मौजूद नहीं था? क्या आग बुझाने के संयंत्र उपकरण नहीं थे? इतनी गंभीर लापरवाही कैसे हो सकती है? देखिए हेमंत, ये तमाम जांच के विषय है। इसको लेकर के एक हाई लेवल कमेटी बिठाने की जो बात है वो भी अब अस्पताल प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी लापरवाही और एक मरीज की जान यहाँ पर चली गई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब आप सीपीआर कर रहे थे उस दौरान स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग के बाद में मास्क में आग लग जाती है तो तुरंत ही आपको उसे कंट्रोल कर लेना चाहिए था। मास्क हटाया जा सकता था, तुरंत मास्क को दूर किया जा सकता था, अल्टरनेटिव दूसरी व्यवस्थाएं की जा सकती थी। अस्पताल में ये बड़ा गंभीर मामला है। स्पेशलिस्ट क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, अब अगर बात करें तो बात यही की जा रही कि इस पूरे मामले में तकनीकी कहां पर खामी हुई, कहां पर चूक हुई है, क्या संसाधनों में कमी थी, क्या संसाधन खराब थे जिनके जरिए उस मरीज की जान को बचाने की कोशिश की जा रही थी, उनमें किसी तरह का डिफेक्ट था। अब जो टेक्निकल टीम है इस पूरे मामले पर जांच करेगी। जांच टीम का गठन कर दिया गया है। वो जांच हिमांशु, इस पूरे मामले को लेकर के परिजन क्या कह रहे हैं? उनकी तरफ से क्या कोई मुकदमा दर्ज करवाया गया है इस तरह से लापरवाही का? देखिए, परिजनों की तरफ से स्पष्ट तौर पर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। तमाम जो परिजन है वो फिलहाल अस्पताल प्रबंधन को कटघरे में खड़े किए हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर वो हम एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं, उसके बाद वापस से आपका रुख करते हैं। एडमिट कराया था उसने, 10 तारीख को उसका ऑपरेशन हुआ था तो उसे आईसीयू में भर्ती ले गए थे ऑपरेशन करके। उसके बाद में उसे वापस इमरजेंसी वार्ड में लाए, फिर वहाँ से कल रात को 10:30 बजे उसको वापस आईसीयू में ले गए। आईसीयू में ले जाने के बाद में डॉक्टरों ने उसको ऑक्सीजन मास्क लगाया था। ऑक्सीजन। और इसी बीच इस पूरे मामले को लेकर के अस्पताल के सुपरिटेंडेंट आरपी मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेडिकल कॉलेज के। आरपी मीणा साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आरपी मीणा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या आपके संज्ञान में है? कैसे ये पूरा प्रकरण हुआ, कैसे ये मामला हुआ है? हेलो मीणा साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आरपी मीणा जी को हमारी आवाज नहीं जा रही। हम कोशिश करेंगे कि वे फोन लाइन पर आएं और इस पूरे मसले को कम से कम जो सवाल उठ रहे हैं वो उन सवालों का जवाब दें कि आखिरकार ये हुआ क्या और क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। ये गंभीर घटना है कि अस्पताल में इलाज के दौरान किसी मरीज के ऑक्सीजन मास्क में आग लग जाए और उस आग से वो पूरा मरीज झुलस करके उसकी मौत हो जाए। इस कई तरह के सवाल हैं
और हम कोशिश करेंगे अस्पताल प्रबंधन इस पर कुछ बोलें, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि परिजन इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। को एडमिट कराया था उसने 10 तारीख को उसका ऑपरेशन हुआ था, तो उसे आईसीयू में भर्ती ले गए थे ऑपरेशन करके। उसके बाद में उसे वापस इमरजेंसी वार्ड में लाए, फिर वहाँ से कल रात को 10:30 बजे उसको वापस आईसीयू में ले गए। आईसीयू में ले जाने के बाद में डॉक्टरों ने उसको ऑक्सीजन मास्क लगाया था। ऑक्सीजन मास्क में अचानक ही सांस लेते लेते बढ़िया बातचीत कर रहा था, अपने आप ही आग लग गई गैस की पट्टी की तरह। उससे ना उसका पूरा चेहरा जल चुका और अंदर तक वो जो आग गई ना उससे उसकी डेथ हो गई रात। उस टाइम पे कोई नहीं था वहाँ पे? वहाँ मेरा छोटा भाई था। वही है तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये आज इस परिवार के साथ था, कल दूसरे परिवार के साथ हो सकता है। और इस यहाँ पे जब आता है इंसान तो निश्चित रूप से वो वैसे ही बहुत होपलेस होकर के आता है और वो सोचता है कि मेरा मरीज एकदम स्वस्थ होकर के जाएगा। और इस तरह की घटनाएं होंगी तो हर डॉक्टर के ऊपर से, अस्पतालों के ऊपर से सबका विश्वास ही उड़ जाएगा। एक मरीज कहाँ लेकर के जाएंगे, किसके विश्वास पे लेकर के जाएंगे। और सहयोगी हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, ये पूरा प्रकरण देखिए, अभी हम सब ने सुना, परिजन किस तरह से कह रहे हैं कि ऑक्सीजन मास्क में आग लगी, ये एक बड़ी लापरवाही है। अब इस पूरे मामले पर अब आगे क्या है? देखिए, अब आगे जो अस्पताल प्रबंधन है वो जांच कमेटी को बैठाने के बाद में जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नेग्लिजेंसी नहीं होती, ये बड़ी लापरवाही नहीं होती, तो एक मरीज की जान नहीं जाती। और अपने आप में ये विडंबना ही कही जा सकती है कि न्यू मेडिकल कॉलेज जो न केवल कोटा बल्कि यहाँ पर मध्य प्रदेश से तक जो मरीज है वो अपने इलाज के लिए आते हैं, न केवल कोटा बल्कि बारां, झालावाड़, बूंदी, इन तमाम जिलों से जो क्रिटिकल केसेस हैं वो यहाँ पर ट्रांसफर होकर के आते हैं। लेकिन इन सब के बीच में, इतने बड़े और इतने बेहतर संसाधनों के बीच में भी अगर कोई ऐसी नेग्लिजेंसी हो जाए। हिमांशु, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल बरकरार है कि आखिरकार वैभव शर्मा की मौत कैसे हुई, इसका जवाब मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को देना चाहिए। और इस पूरे मामले में क्या वैभव शर्मा के परिजनों को न्याय मिल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल जो अभी बरकरार है। और अब हम आपको भीनमाल से आई एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। पहले आप तस्वीर देखिए, एक सफेद कार रुकी है, इस तस्वीर में देखा जा सकता है, जो हमारे पीसीआर सहयोगी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर प्ले करेंगे। और ये देखिए, ये तस्वीर आई है अब, और बिना नंबर की प्लेट वाली इस गाड़ी को देखिए। इस कार में से 4 बदमाश उतर रहे हैं, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, हाथ में हथियार लहराते हुए मार्केटिंग फर्म में दाखिल होते हैं। रात को 9:30 का समय है। व्यापारी अपने अपने हिसाब किताब में व्यस्त थे। बदमाश व्यापारी के ऊपर पिस्टल तानते हैं और लूट की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यापारी की दिलेरी के आगे बदमाशों के पसीने छूट जाते हैं। यह तस्वीर में दिखाई दे रहा है। उल्टे पांव ये बदमाश यहां से भाग खड़े होने को मजबूर होते हैं। कार में सवार होकर फौरन 9-2-11 हो जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब इन बदमाशों की तलाश कर रही है। इस व्यापारी के बेटे से भी पहले 10 लाख रुपए की लूट की वारदात की जा चुकी है। तस्वीरें देखिए, उसके बाद अंदाजा लगाइए कि जालोर के भीनमाल में ये बदमाशों के हौसले किस तरह बुलंद हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा जिले में नेशनल हाईवे 21 पर ट्रक यूनियन जीरोता मोड़ के पास रात को करीब 2:30 बजे गुजरात से लखनऊ दूध लेकर जा रहे एक टैंकर ने अज्ञात वाहन को टक्कर मारी। इस दर्दनाक हादसे में टैंकर के कैबिन में बैठे 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई है, वहीं एक घायल हुआ है। हादसे के बाद पुलिस और एनएचआई की टीम ने मृतकों को कैबिन से निकाल करके दौसा जिला अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया। वहीं एक अन्य घायल का जिला अस्पताल में उपचार अभी चल रहा है। घायल हुए व्यक्ति ने यह बताया कि वो कैबिन में सो रहा था। इसी दौरान दौसा के नेशनल हाईवे 21 पर ट्रक यूनियन के पास में अचानक धमाका हुआ। धमाके में उसकी आंख खुली तो टैंकर दुर्घटनाग्रस्त था और इस टैंकर में 3 लोग सवार थे। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम होगा। शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। और गाड़ी चला के जा रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हाईवे पे। 3 लोग आए टोटल, इसमें एक को तो थोड़ी मामूली सी चोट थी, खरोच थी, बस कोई नहीं, बट बाकी 2 लोग तो ऑन स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई। हम गुजरात से दूध का टैंकर लेकर लखनऊ जा रहे थे। दौसा के पास मैं सो रहा था, अचानक धमाका हुआ। मैंने जाग कर देखा तो ये हो गया था। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।